नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने त्रिवेणी संगम पहुंचकर पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। उनके साथ उनका पूरा परिवार भी मौजूद था। साथ ही सीएम धामी फैमिली के साथ बोट पर बैठकर त्रिवेणी संगम पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ को आस्था का महासंगम करार दिया है। उन्होंने कहा है कि वह सौभाग्यशाली है कि यह महाकुंभ हमारे कार्यकाल में आया है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। परिवार के साथ सीएम धामी ने संगम में डुबकी लगाई है। तो बता दें, सीएम धामी ने धार्मिक महापर्व है, महाकुंभ है और इसमें स्नान करना, डुबकी लगाना अपने आप में बहुत बड़ा धर्म का काम है और अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मैं भी अपने को धन्य समझता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड से ही माँ गंगा भी आती है, यमुना भी आती है और संगम में आकर डुबकी लगाई है और निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही मैं कहूँ कि मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भी इन करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने का अवसर मिला है। हरिद्वार में भी कुंभ का आयोजन होगा, क्या कुछ खास रहेगा? हरिद्वार का 2027 में वहाँ पर प्रस्तावित है कुंभ हमारा और उसकी हम लोग पूरी तैयारी प्रारंभ हमने कर दी है और हमारा प्रयास रहेगा कि वह भी एक ऐतिहासिक और सभी के लिए सुविधाजनक कुंभ का आयोजन। वही जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए। धनराज, सीएम धामी ने आस्था की डुबकी लगाई है प्रयागराज में, क्या कुछ देखने को मिला है? जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय प्रयागराज के दौरे पर थे और उन्होंने वहां पर जो आस्था की डुबकी है वो परिवार के साथ लगाई है। और आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डुबकी लगाने के बाद कहीं ना कहीं बताया है कि गंगा जी है कहीं ना कहीं देहरादून यानी कि उत्तराखंड से निकलती है और आज वो संगम में पहुंचे हैं और संगम में उन्होंने डुबकी लगाई है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को सौभाग्यशाली बताया है, क्योंकि इस तरह का जो योग बनता है यानी कि 140 साल बाद कहीं ना कहीं ये कुंभ आया है और उसमें उनको डुबकी लगाने का मौका मिला है। तो कहीं ना कहीं सौभाग्य से ही ये मौका मिलता है और तो उन्होंने कहीं ना कहीं देश की खुशहाली के लिए कामना भी गंगा माँ से की है। और इसके साथ ही आपने देखा होगा कि पूरा परिवार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद था जिस समय वो डुबकी लगा रहे थे। और आप देखिएगा कि जिस तरीके से देखा जाए कि हाल ही में जो भगदड़ का मामला प्रयागराज में हुआ था उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चिंता जाहिर की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं उसकी जांच जरूर होनी चाहिए और जो भी उसमें दोषी हैं वो उन पर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। जी बिल्कुल धनराज, सीएम धामी के साथ उनका परिवार भी मौजूद था, उसके अलावा और कौन कौन मौजूद था? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से देखा जाए कि जो परिवार तो मौजूद था ही, लेकिन कई वरिष्ठ नेता जो कि प्रयागराज से आते हैं वो भी उनके साथ मौजूद थे। उसके साथ ही आप देखेंगे सुरक्षा की दृष्टि से यदि मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी पूरा ख्याल कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा किया गया था, क्योंकि पूरी व्यवस्थाएं वहाँ पर की जाती है और क्योंकि एक प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री का होता है और यदि कोई अन्य राज्य से दूसरे राज्य में मुख्यमंत्री जाता है तो कहीं ना कहीं उसका एक प्रोटोकॉल होता है और उसकी जिम्मेदारी सुरक्षा की भी कहीं ना कहीं प्रशासन की होती है और वहाँ के मुख्यमंत्री की होती है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी कहीं ना कहीं तमाम जो तैयारियां हैं वो वहाँ पर की हुई है और तमाम जो इस तरह के जो मुख्यमंत्री हैं या अन्य राज्य से आने वाले वीआईपी हैं उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी प्रशासन के जिम्मे छोड़ा हुआ है। और लगातार हम देख भी रहे हैं कि प्रशासन कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारी को बेखूबी निभाता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि आपने देखा कि जिस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रयागराज में संगम में डुबकी लगा रहे थे तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से उनके जो आसपास गार्ड है वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और हमें देखिएगा कि लगातार इस तरह का संगम में आना उन्होंने सौभाग्यशाली बताया है कि पूरे देश की यानी पूरी दुनिया की जो जनता है वो कह रहा है कि प्रयागराज में आ रही है और ये एक सौभाग्य की बात है। जी बिल्कुल धनराज, सीएम धामी ने कई साधु संतों से भी मुलाकात की है, क्या कुछ देखने को मिला है?
जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड को एक धर्म नगरी भी कहा जाता है और उसके साथ साथ वीर भूमि भी कहा जाता है। और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार संतों से मुलाकात करते रहते हैं और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रयागराज पहुंचकर कहीं ना कहीं जहाँ वहाँ के संत हैं उनसे मुलाकात भी की है और उनसे आशीर्वाद भी लिया है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर भी कुंभ किया जाता है तो उसमें भी आने का निमंत्रण उनको दिया है कि वो भी उत्तराखंड के कुंभ में भी जरूर सम्मिलित हों, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि इस तरह के जो मेले का आयोजन हरिद्वार के अंदर किया जाता है तो उसमें भी काफी भीड़ देखने को मिलती है और उसमें भी आमंत्रित उन संतों को किया गया है। जी बिल्कुल धनराज, उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी जो प्रयागराज पहुंचे हैं, उन्होंने स्नान किया, अब आगे उनका क्या कुछ कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, देखिए स्नान करने के बाद कहीं ना कहीं वो वहाँ पर कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि संतों से वो मुलाकात कर चुके हैं। और माना जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा कि तमाम चुनावों से निपटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने संगम में कहीं ना कहीं आस्था की डुबकी लगाई है और आस्था की डुबकी के साथ साथ कई कार्यक्रम उनके वहाँ पर रखे गए हैं। हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ से भी उनकी वहाँ पर मुलाकात हो सकती है और अन्य कई बड़े नेताओं से उनकी वहाँ पर मुलाकात हो सकती है और एक बड़ी बैठक को भी वहाँ पर वो कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का हादसा प्रयागराज में हाल ही में देखने को मिला था उसको लेकर भी चर्चा जरूर की जा सकती है। ठीक है धनराज, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सीएम धामी अपने परिवार के साथ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, जहां सीएम धामी की पत्नी और उनका बेटा भी उनके साथ मौजूद है। वो बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे हुए हैं, जहां अपने परिवार के साथ उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। सीएम धामी के साथ उनकी पत्नी और उनका बेटा भी है मौजूद, साथ में उनने भी आस्था की डुबकी लगाई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा करने वाले यात्री शुरुआती 15 दिनों में तक रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर 24 घंटे पंजीकरण कर सकते हैं। बता दें पंजीकरण सुविधा 3 शिफ्ट में मिलेगा, जिसमें कर्मचारी यात्रियों का मैनुअल पंजीकरण करेंगे। तो वहीं प्रशासन का कहना है कि स्थिति सामान्य होने पर पंजीकरण के समय को बदलकर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक किया जा सकता है। बता दें कि हर साल लाखों की संख्या में भक्त चार धाम यात्रा में शामिल होते हैं। इस चार धाम की यात्रा 29 अप्रैल से शुरू होगी, जो कि परंपरागत रूप से यमुनोत्री से शुरू होकर बद्रीनाथ पे खत्म होगी। वो बता दें चार धाम यात्रा के लिए सबसे लोकप्रिय रूट हरिद्वार से शुरू होता है, जहाँ चार धाम यात्रा में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं, जिनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। तो ये चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। वही जानकारी के साथ लगातार हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ बने हुए हैं। धनराज, चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 24 घंटे के लिए खोल दिए गए हैं, या कब तक लागू रहेगा? बिल्कुल देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड की जो प्रसिद्ध चारधाम यात्रा है, ऐतिहासिक चारधाम यात्रा भी कहा जा सकता है, वो कहीं ना कहीं 29 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और उसको लेकर जो प्रशासन की तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी की जा रही है। लगातार तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने देखा कि कई खामियां कहीं ना कहीं प्रशासन को देखने को मिली थी रजिस्ट्रेशन में, खासकर कहीं ना कहीं जो परेशानियां श्रद्धालुओं को हुई थी वो परेशानियां इस बार ना हो, उसको लेकर खास इंतजाम उत्तराखंड के अंदर किए जा रहे हैं। क्योंकि देखिएगा कि लगातार जो कहा जाए कि जो रजिस्ट्रेशन है वो 15 दिन के लिए खोले गए हैं ऑफलाइन, और 15 दिन कहीं ना कहीं 24 घंटे वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ऑनलाइन भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्योंकि आप देखिएगा कि इस बार कहीं ना कहीं व्यवस्था में कुछ फेर बदलाव जरूर किया गया है, जिसमें 60% तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात की गई है और 40% ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की बात की गई है। और इसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं प्रशासन के द्वारा वो की जा रही है, क्योंकि जो गढ़वाल कमिश्नर हैं विनय शंकर पांडे, उन्होंने कहीं ना कहीं अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी यात्री को, बाहर से आने वाले को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, उसके लिए तमाम तरह के जो काउंटर हैं वो यहाँ पर बनाए जाए ताकि उनका रजिस्ट्रेशन समय से हो सके और उनको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और इसी तरह से देखिएगा कि जो यदि हम बात करें पड़ाव की, पहला पड़ाव जो पड़ता है वो हरिद्वार, ऋषिकेश और विकास नगर पड़ता है। जो कोई चारधाम यात्रा जाता है तो कहीं ना कहीं इन तीनों स्टेशन से होकर ही चारधाम यात्रा शुरू करता है और तीनों ही जगहों पर कहीं ना कहीं 20-20 काउंटर और विकास नगर में 15
15 काउंटर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में करने के लगाने की बात गढ़वाल कमिश्नर की तरफ से की गई है और सभी को निर्देश भी दे दिए गए हैं। और भी देखिएगा कि लगातार जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन भी हो सके, ऑफलाइन भी हो सके, उसमें कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए कहीं ना कहीं 24 घंटे काउंटर खुले रहेंगे। और साफ तौर पर कहा गया है कि यदि भीड़ कम रहती है तो कहीं ना कहीं इस रजिस्ट्रेशन को 8 बजे से 11 बजे तक भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल, धनराज, चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो रहे हैं। अब ऐसे में श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि लगातार हम देखते हैं, चाहे वो पिछले साल की चारधाम यात्रा की बात करें हम या उससे पिछले साल की बात करें, तो कहीं ना कहीं श्रद्धालु संतुष्ट होकर जरूर जाते हैं। लेकिन जिस तरह की दिक्कतें उनको आई थी उसको कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार को बताया था, प्रशासन को बताया था। उसके बाद कहीं ना कहीं ये बड़ा निर्णय प्रशासन की तरफ से लिया गया है कि ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो 24 घंटे करने की बात की गई है। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के अंदर भी कहीं ना कहीं कहा जाए कि इसको सराहनीय कार्य बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ श्रद्धालु ऐसे थे कि वो आते थे लेकिन समय ना होने के कारण उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता था और उनको 24 घंटे कहीं ना कहीं हरिद्वार में बिताने पड़ते थे। लेकिन अब 24 घंटे रजिस्ट्रेशन की बात हुई है तो कहीं ना कहीं इससे एक लाभ जरूर उनको मिलेगा कि उनका समय बर्बाद नहीं होगा और वो समय से अपनी चारधाम यात्रा को कर सकेंगे। जी बिल्कुल धनराज, चारधाम यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। अब ऐसे में प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती सामने आती है व्यवस्था की। क्या कुछ व्यवस्था सामने मतलब प्रशासन कर रही है? बिल्कुल दिव्या, देखिए आपने सही कहा है कि लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु है वो चारधाम यात्रा पे पहुंचते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जरूर चरमराती हुई नजर आती हैं, क्योंकि जो व्यवस्थाएं होती हैं और जो कहा जाए कि जो उम्मीद जताई जाती है कि इतने लाख श्रद्धालु आएंगे, लेकिन उससे अधिक आने पर कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में थोड़ा कमी देखने को जरूर मिलती है। लेकिन प्रशासन लगातार उन व्यवस्थाओं ना बिगड़े उसके लिए लगातार प्रयास करता है और प्रयास कर भी रहा है और लगातार जो व्यवस्थाएं है उसको बनाने की कोशिश प्रशासन के द्वारा की जा रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, PWD विभाग हो या अन्य विभाग हो, तमाम विभाग कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं, क्योंकि हेल्थ की सबसे बड़ी समस्या कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा में देखने को मिलती है। उसके लिए भी जो 108 एम्बुलेंस है उसकी मौजूदगी और उसके साथ ही लिफ्ट की मौजूदगी कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। और आप देखेंगे सरकार कहीं ना कहीं लगातार इस तरह कदम भी उठाती है। यदि किसी श्रद्धालु की कोई तबियत खराब होती है तो उसको एयरलिफ्ट कर कहीं ना कहीं जोली ग्रांट भी भर्ती कराया जाता है। जी बिल्कुल धनराज, चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अभी क्या कोई निर्देश या आदेश दिए हैं अधिकारियों को? बिल्कुल दिव्या, देखिए हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक बैठक ली गई थी और जिसमें चारधाम यात्रा को लेकर पूरी चर्चा की गई थी और जिसमें अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए थे कि जो पिछली बार हमने कमियां देखी हैं पूरी चारधाम यात्रा में, क्योंकि जब चारधाम यात्रा खत्म हुई थी पिछले साल से तो तभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों की बैठक ली थी और सभी से ही कह दिया था कि अगली चारधाम यात्रा के लिए तैयार रहे और जो व्यवस्थाएं हुई है उनको दुरुस्त किया जाए। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लगातार कहीं ना कहीं प्रशासन के जो लोग हैं वो लगातार वहां पर व्यवस्थाएं बनाने में जुटे हुए हैं और पिछले साल से ही कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस चारधाम यात्रा पर अपनी नजर भी रखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजर कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा पर रहती है और लगातार इसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन को निर्देश भी दिए जाते हैं समय समय पर कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने का काम प्रशासन करे। ठीक है धनराज, के लिए आपका धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पिछले राष्ट्रीय खेलों के मुकाबले इस बार उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और उससे ज्यादा मेडल भी अपने नाम किए हैं। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से आगे हमारे प्रदेश के खिलाड़ी और बेहतर प्रदर्शन करेंगे और जिस तरह का वातावरण आज खेलों को लेकर उत्तराखंड में बन गया है उसे उत्तराखंड को आप खेल भूमि के नाम से भी जाना जाएगा। इसके अलावा सीएम ने कहा कि इस आयोजन ने उत्तराखंड के खिलाड़ियों को भविष्य के लिए खेलों में मुकाम हासिल करने की नई दिशा दी है। उत्साहवर्धक भी है और हमारे खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि जहां पिछले राष्ट्रीय खेलों में हम पदक तालिका में पीछे थे, इस बार हम पदक तालिका में काफ़ी आगे आ गए हैं। हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, मेडल भी जीत रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारी देवभूमि, वीर भूमि, अब खेल भूमि के रूप में भी हम जो है स्थापित होंगे और हमारे नौनिहाल बच्चे, युवा, छात्र, खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके और अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर जो हमारे इस राष्ट्रीय खेलों के लिए बने हैं
वो उनके हर प्रकार के खेलों के विकास में काम आएंगे, उनके व्यक्तित्व के विकास में काम आएंगे, खेल की गतिविधियों को संचालित करने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे और निश्चित रूप से ये एक अच्छा हमारे खिलाड़ियों के भविष्य का निर्माण। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए 10 फरवरी तक पल्स एनीमिया अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए काम किया जा रहा है। बता दें NHM की मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा है कि गर्भवती महिलाओं को समय पर एनीमिया का इलाज न दिए जाए तो प्रसव के दौरान उनकी जान पर खतरा हो सकता है, साथ ही अन्य तरीके की परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं उसमें एनीमिया बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर एनीमिया समय पे ट्रीटमेंट उसको नहीं मिली तो वो वर्स्ट केसेस में मैटरनल डेथ का भी रूप ले लेता है, और अगर कम भी सीवियर केसेस हैं तो उस केस में भी हमारा प्रीटर्म लेबर हो सकता है, या फिर जो मदर है उसके लाइफ लॉन्ग हेल्थ इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, या फिर प्रीमेच्योर बेबी हो सकता है। बहुत सारे उसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, और इसी के दृष्टिगत स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज पे फोकस करते हुए ये अभियान जो पल्स एनीमिया महाअभियान है उसकी शुरुआत की गई। तो इसमें हम लोग T4 स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि पहला T है हमारा टेस्टिंग, जिसका कि अभियान ऑलरेडी 3 से लेकर 10 फरवरी तक चल रहा है। इसमें सभी 1874 हमारे टोटल पूरे प्रदेश में केंद्र बनाए गए हैं, जहां पे ये टेस्टिंग का काम हीमोग्लोबिनोमीटर के माध्यम से ANMs के द्वारा किया जा रहा है, और उसकी भी काफी हम लोग डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसकी प्रगति भी बहुत अच्छी है। 50,000 से ऊपर आज तक हमारी प्रेग्नेंट लेडीज की टेस्टिंग हो चुकी है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट, जो भी उसमें अगर कम मॉडरेट और सिवियर केसेस पाए जाते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम उन्हें आयरन सुक्रोज इंजेक्शन है या फिर आयरन फॉलिक एसिड की डोसेज बढ़ानी है, इस तरीके के उनको उपचार दिए जाते हैं। थर्ड है हमारा टॉकिंग, कि उन्हें ये बताया भी जाता है कि उनको खान पान में किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट करना है और क्या चीजें कर सकते हैं जिससे एनीमिया में कमी आए। और फोर्थ हमारी स्ट्रैटेजी है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लगभग 9 महीने का जो समय होता है, उस समय अगर ये एक बार ट्रीटमेंट के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं तो फिर अल्टीमेटली प्रेगनेंसी के डिलीवरी के समय इन्हें फिर से दिक्कत आएगी। तो इसलिए इनकी रेगुलर ट्रैकिंग की जानी बहुत आवश्यक है, और इसके लिए T4 ऐप भी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, और उसके माध्यम से सबकी ट्रैकिंग भी की जा रही है। जिनको रेफरल किया जा रहा है, जिनका ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनकी ट्रैकिंग भी की जा रही है। साथ में जो सिवियर और मॉडरेट केसेस है वो हमारा 104 जो हेल्पलाइन है उसके माध्यम से भी उनसे बात करके उनकी ट्रैकिंग। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां रामनगर कोतवाली पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ पिछले लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस द्वारा अभी तक कई नशे के सौदागरों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा चुकी है। जहां अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने एक गांजा तस्कर को भी गिरफ्तार करते हुए उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की है। बता दें, घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण सिंह सैनी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर मोहल्ला नई बस्ती गुलरगट्टी निवासी फरीद नाम के युवक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2 किलो 108 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी पूर्व में भी NDPS एक्ट के तहत मामले में जेल जा चुका है, तो वही आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। कोतवाल ने बताया कि पुलिस का नशे के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। आज थाना रामनगर द्वारा फरीद पुत्र राशिद को 2 किलो 108 किलोग्राम गांजा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नशे का आदी है, पूर्व में भी NDPS एक्ट में जेल जा चुका है, और इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं और पिछले 2 दिनों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों में अत्यधिक मेडल जीते हैं। इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार की खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि उत्तराखंड में खिलाड़ियों का लगातार बेहतरीन प्रदर्शन हो रहा है। अभी उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों में 7वें नंबर पर है और समापन होते ही उत्तराखंड टॉप 5 में आ जाएगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए राशि पहले ही तय कर दी गई थी। गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को 12 लाख, सिल्वर मेडल लाने वालों को 8 लाख और ब्रॉन्ज मेडल लाने वालों को उत्तराखंड सरकार 6 लाख की नगद राशि इनाम स्वरूप दे रही है। वहीं अब तक 37 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी राज्य सरकार ने दी है और आगे भी खिलाड़ियों को नौकरी देने का काम सरकार करेगी।
जिस प्रकार से प्रदेश के खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस प्रकार से आज प्रदेश के खिलाड़ियों ने हमें 7वें पायदान पे लाके आज हम लोगों को गौरवान्वित किया है और जिस प्रकार से लगातार मेडल जीतने का क्रम बना हुआ है, तो मुझे तो भरोसा है कि हम प्रथम 5 में जो है हम निश्चित रूप से हम 14 तारीख तक में या 13 तारीख में हम जरूर उस अंक को भी हम लोग हासिल करेंगे। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए मैं समझती हूँ कि यही रिजल्ट पाने के लिए वो निर्णय सरकार ने बहुत पहले ही कर दिए है। नगद इनाम धनराशि, गोल्ड मेडल लाने पे 12 लाख, सिल्वर मेडल लाने पे 8 लाख, ब्रॉन्ज मेडल लेके आने पे 6 लाख। तो ये निर्णय तो हम पहले ही कर चुके हैं। आउट ऑफ 10 जॉब हम 37 लोगों को दे चुके हैं, अब आने वाले समय में देंगे। 4% रिजर्वेशन हम स्पोर्ट्स प्लेयर को हम लोगों ने व्यवस्था बना दी है, तो वो लगातार गतिमान है। तो हमने ऐसा कोई कार्य नहीं छोड़ा है जिसके कारण से खिलाड़ी को कल को किसी भी प्रकार को अपने भविष्य के निर्णय को लेकर कोई दिक्कत खड़ी हो या उन्हें अन्य स्टेट का रुख करना पड़े, ऐसा हमने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। हमने खिलाड़ियों के लिए सारे दरवाजे जो है उत्तराखंड सरकार ने, धामी जी की सरकार ने खोल के रखा हुआ है। उनका भविष्य खेल के क्षेत्र में बेहतरीन हो और यहाँ वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दें, बेहतरीन बच्चों को तैयार करें। ये इतना सारा इंफ्रा हम लोगों ने बनाया है, ये इंफ्रा इन्हीं बच्चों के लिए बनाया है और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं हमारे बच्चे आने वाले समय में जो है आज नेशनल खेल रहे, कल इंटरनेशनल खेले। तो हम लोग पूरी तरीके से जो है हमारी जो लेगेसी प्लान भी और उनका भविष्य का प्लान भी हमारे पास बना रखा है। बस हम इंतजार कर रहे हैं कि 14 तारीख तक में सारी स्थितियां स्पष्ट होते हुए उत्तराखंड अपने बेहतरीन अंक को प्राप्त करे और उसके बाद में हम लोग खिलाड़ियों को जैसा उनका सम्मान है वो सम्मान हमको देने में हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में आयोजित किए जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने उत्तराखंड के खिलाड़ियों को भविष्य के लिए खेलों में मुकाम हासिल करने के नई दिशा निर्देश दिए हैं। जहां राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान कई खेल स्पर्धों के लिए मुहैया कराई गई स्थापना सुविधाएं भविष्य में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए बड़ा अवसर प्रदान करेगी। इसे लेकर सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को उत्तराखंड में खेल और खिलाड़ियों के लिए अहम उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा है कि इन खेल स्पर्धा में उत्तराखंड के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। युवा खिलाड़ियों को जो खेल में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उनके लिए एक मजबूत आधार भी मिल रहा है। देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।